कल हमने चर्चा की थी कि हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और आयोगवाह ध्वनियां पाई जाती हैं। या उनके 3 वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला के, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। तो कल हमने स्वर तक की यात्रा पूरी कर ली थी कि वर्तमान में प्रयोग की दृष्टि से स्वर 11 होते हैं और अगर उसमें बड़ी री को जोड़ दिया जाता है तो 12 माने जाते हैं, लेकिन हम 11 ही मानते हैं वर्तमान में सामान्य हिंदी के दृष्टिकोण से और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहां तक की चर्चा हो चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन, और आपने कल के ही वीडियो में देख लिया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, इनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर, अवरोध के आधार पर, अन्य आधारों पर। कल हमने देखा था उसको। आज हम इस पर आएंगे कि व्यंजन कहते किसे हैं। स्वर की परिभाषा पढ़ने के क्रम में हमने ये देखा था कि वे मूल ध्वनियां जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जो स्वतंत्र होती हैं, उसे स्वर कहते हैं। तो भाई व्यंजन किसे कहते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो अगर स्वर का विभाजन नहीं किया जा सकता, वे स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, तो वो स्वर होते हैं। व्यंजन के साथ ठीक इसका विपरीत है। व्यंजन के साथ ये है कि कोई भी व्यंजन अपने मूल रूप में स्वतंत्र नहीं होता, उसके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है और वह ध्वनि मूलतः स्वर होता है। अर्थात व्यंजन के उच्चारण और लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये व्यंजन होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि मूलतः स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन के साथ जब कोई स्वर मिलता है तब व्यंजन पूर्ण बनता है। पूर्ण बनता है, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि इसके लिए सहयोग अपेक्षित है, इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि का सहयोग जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात की इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि स्वतंत्र नहीं होते, इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र गति का मतलब स्वतंत्र उच्चारण, ठीक। ये दोनों बातें इनके साथ होती हैं। अब जब आप देखिए, जब हम लिखते हैं कि क उच्चारण कीजिए आप क, तो अपने आप क के साथ अंत में अ निकलता है कि नहीं? अर्थात हम इसको ऐसे उच्चारित करते हैं, क धन अ, तब मिलके क बन रहा है। जैसे हम लिखते हैं कु, इसके साथ क्या है भाई? ये आधा का है। व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत के साथ होता है, आधा ही होता है, फिर उसमें जब ऊ जुड़ा तब कु बना है। इसी तरह हम लिखते हैं गी, गी का मतलब क्या हुआ? आधा ग और उसके साथ बड़ी ई। अर्थात इस तरह व्यंजन किसी स्वर के साथ जब संयुक्त हो जाता है तब पूर्ण बनता है। तो हम व्यंजन की परिभाषा करते हुए तो यही कहते हैं ना कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि अर्थात मूलतः स्वर की जरूरत होती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन की परिभाषा इतना ही। और अब हम देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण या कितने प्रकार हैं। व्यंजन के प्रकार जानने के बाद हम इनकी संख्या गिनेंगे कि हमने कितना लिखा और कितना है। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार या व्यंजन के वर्ग। कल हमने देखा था
कि व्यंजन का 3 वर्ग होता है या 3 आधार पर इनको वर्गों में बांटा जाता है। देखा था कि नहीं? एक हमने देखा था कि उच्चारण स्थान के आधार पे, अर्थात हम व्यंजन के उच्चारण में अपने मुंह के किस भाग का प्रयोग करते हैं उसके आधार पे। हम जब ये वर्णमाला पढ़ लेंगे तो उसके अंत में हम ये पढ़ेंगे कि संपूर्ण वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण कहां से किया जाता है, विसर्ग सहित, आयोग व ध्वनिया सहित। तो हम एक बार संपूर्ण वर्णमाला का उच्चारण स्थान देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन व्यंजन के क्रम में हम देखेंगे कि व्यंजन का एक वर्ग क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा हमने देखा था अवरोध के आधार पर। अवरोध का मतलब क्या है भाई? व्यंजन के उच्चारण में, किसी व्यंजन के उच्चारण में हमारी सांस कहीं रुक रही है क्या, कहीं हम बोलने के क्रम में हमारी स्वरतंत्री ज्यादा हिल रही है, ज्यादा कंपन कर रही है, कम कंपन कर रही है, अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण में हमारे मुंह में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उस आधार पर। और तीसरा हमने पढ़ा था अन्य आधारों पर। उच्चारण स्थान के आधार पे हम देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पे पहली ध्वनियां है कंठ ध्वनियां, कंठ, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें गले का प्रयोग करना पड़ता है। और गले का प्रयोग कैसे करेंगे भाई? गले से बोलेंगे ना। हम देखते हैं जैसे बोलते हैं क, कहाँ का प्रयोग हो रहा है? गले का। ख, ग, घ, इन, तो इनका प्रयोग मूलतः कंठ से हो रहा है, इसीलिए इनको कंठ कहा जाता है। क, ख, ग, घ और इन। और इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? ये एक वर्ग है, क्योंकि इनका उच्चारण एक जगह से किया जा रहा है, इसलिए इनको एक वर्ग में रखा जाता है। और ये सब क्या होते हैं? क वर्ग। जबकि हम देखेंगे कि आगे देखेंगे कि स्पर्श, चूंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा जहां स्पर्श करती है उसके आधार पे एक वर्ग है ये, लेकिन इनको क वर्ग कहा जाता है। इतना आप सामान्य जानेंगे, क से ञ तक। और एक अक्षर और है जिसके उच्चारण में हमें गले का प्रयोग करना होता है, वो क्या है? अ। व्यंजनों में केवल, अर्थात व्यंजनों में कितने हुए जो कंठ से जिनका उच्चारण किया जा रहा है? क, ख, ग, घ, ङ और ह। दूसरा हमने पढ़ा था क्या? दूसरा हमने पढ़ा था कंठ के बाद कोई सा भी पढ़ लेते हैं, तालु। क्रम से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा होगा। क्रम से मतलब वर्णमाला के क्रम से। कंठ के बाद तालु। ताल में हमने देखा च वर्ग। आप च का उच्चारण कीजिए, आपकी जीभ ऊपर जाके तालु में, यहाँ जो ए पोर्शन होता है इसको तालु बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे जहां गला शुरू होता है उसके बीच के भाग को मूर्धा बोलते हैं। तालु और मूर्धा का अंतर समझ में आया ना? दांत, ऊपर वाले दांत के पीछे का भाग तालु और उसके और पीछे का भाग मूर्धा। तो तालु से कहां का उच्चारण होगा? च वर्ग। च वर्ग का मतलब क्या होगा? च, छ, ज, झ, इन्य। ये तो च वर्ग हो गया। और क्या? य और स। इस स कौन सा स है? ये, इसको बोलते हैं, चूंकि तालु से उच्चारण होता है इसलिए तालव्य सा बोलते हैं। ठीक, तो इसके तालु से उच्चारण स्थान वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। और हमने इसमें तीसरा पढ़ा था, ऊपर लिख रहा हूं, इसी का है ऊपर, उच्चारण स्थान के आधार पे ही मूर्धन्य व्यंजन। वही हमने कहा था कि तालु क्या है? दांत के पीछे
मुंह का ऊपरी भाग, मुंह के अंदर का ऊपरी भाग ताल और उसके जस्ट पीछे मूर्धा। तो मूर्धन्य व्यंजन क्या है? ट वर्ग। ट वर्ग का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पे? ट, ठ, ड, ढ, अण। ये तो होगा ना ट वर्ग। र और श। श एक स ये है जिसको हम तालव्य श कहते हैं, इसका भी उच्चारण होता है श। ये कौन सा है? मूर्धा से उच्चारण होता है, इसलिए मूर्धन्य सा। इनकी संख्या कितनी हुई भाई? ये भी 7 हुए। अब हम चौथे प्रकार की तरफ चलेंगे। दंत व्यंजन। दंत का मतलब कि जिनके उच्चारण के लिए हमको दांत के सहयोग की जरूरत होती है। 3 आपने पढ़ा, चौथा देखिए दंत व्यंजन। दंत व्यंजन। दंत व्यंजन का मतलब कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए हमें दांत के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो दंत व्यंजन कौन सा होता है? आप त बोलिए, तो दांत, दांत के पास आपकी जीभ जा रही है ना, थ, द, ध, न। तो ये सब क्या है? त, थ, द, ध और न, ये है दंत व्यंजन। और इनको क्या कहा जाता है? त वर्ग। चूंकि इनका पहला अक्षर त है और पूरा एक जगह से उच्चारित हो रहे हैं, तो त वर्ग है। आपकी जीभ किसी एक निश्चित स्थान पर इन सब के उच्चारण में है। और एक और है स। आपने 3 स देखा। एक स देखा जिसका उच्चारण तालु से हो रहा था, तो तालव्य सा था। दूसरा देखा जिसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा था, मूर्धन्य सा था, अर्थात ये था आपका तालव्य, ये था मूर्धन्य। और फिर अब आप इस स को देख रहे हैं जिसका उच्चारण दांत से हो रहा है, इसलिए हो गया दंत। ये तीनों स हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तो इनकी संख्या कितनी हुई? दांत से उच्चारित होने वाले व्यंजन 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब बचा एक ओष्ठ। पांचवा क्रमांक जो आपका है, आपने कल लिखा भी था ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन का मतलब वे व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए आपको अपने ओठों की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन से होंगे भाई? प, फ, ब, भ, म। ये देख रहे हैं, ये क्या है? सब ओष्ठ व्यंजन हैं। प, फ, ब, आप बोलिए इनको, भ और म। एक वर्ण इसमें और जुड़ जाता है, ये पूरा हो गया प वर्ग। और एक वर्ण इसमें और जुड़ जाता है, वो होता है व। अर्थात इनकी भी संख्या हो गई 6। तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपने कितने व्यंजन पढ़े? 2 में 6 6, 3 में 6 6 पढ़े ना, और 2 में 7 7। ठीक है। तो उच्चारण आधार के स्थान के आधार पर आपके पास 5 प्रकार के व्यंजन हुए। कौन कौन से? फिर से आप जान लीजिए कि कंठ व्यंजन क ख ग घ ङ ह, तालव्य व्यंजन जिनका तालु से उच्चारण होता है च छ ज झ ङ और य और श, और मूर्धन्य व्यंजन जिनका मूर्धा से उच्चारण होता है ट ठ ड ढ अण और श, और दंत व्यंजन जिनका दांत से उच्चारण होता है त थ द ध न और स, दंत ससा होता वाला सा। और एक पढ़ा ओष्ठ व्यंजन, अभी अभी आपने पढ़ा प फ ब भ म और व। ये 5 प्रकार के व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पे हो गए।